क्या हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसमें कितना लंबा टाइम लगेगा, उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और क्या चांसेस हैं ग्रीन कार्ड मिलने की? कुछ वीडियोस में तो ये भी लिखा कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ निकल जाएगी तब भी आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। एवरी ईयर H1B वीजा का एक लॉटरी निकलता है जिसको काफी लोग सिली लॉटरी भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम गेटिंग द स्टडी वीजा टू गेटिंग द ग्रीन कार्ड। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से या बाकी सारे मुल्कों से स्टडी वीज़ा रिसीव करते हैं, उनके माइंड में एक डाउट होता है कि हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसमें कितना लंबा टाइम लगेगा और अगर वो टाइम लगेगा तो उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और क्या चांसेस हैं ग्रीन कार्ड मिलने की। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मिथ हैं कि हमें कम से कम 10 साल लग जाएंगे ग्रीन कार्ड लेने में, 20 साल लग जाएंगे। कुछ वीडियोस में तो ये भी लिखा कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ निकल जाएगी तब भी आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। सो अगर हम इस प्रोसेस को समझते हैं और हर एक रूल एंड रेगुलेशन को जो यूएस गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप यूएसए में लैंड करते हो और आपका जो स्टेटस I-20 और सेविस के साथ चलता है, वहां से लेके सीपीटी, ओपीटी, उसके बाद H1B वीजा, उसके बाद ईएडी में हमें पिटीशन फाइल करना होता है ग्रीन कार्ड के लिए। अगर ये सारे प्रोसेस को हम थॉरली फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो स्टडी वीजा के ऊपर यूएसए गया है उसको ग्रीन कार्ड ना मिले। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक पूरा प्रोसेस कि स्टडी वीजा से लेके हमें किस तरह से ग्रीन कार्ड तक पहुंचना है, इसमें एवरेज कितना को टाइम लगेगा और कितने परसेंट हमारे चांसेस हैं इस ग्रीन कार्ड को लेने के लिए। मेरा नाम मनवीर आईबीटी ओवरसीज से, और हम कोशिश करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक सही गाइडेंस दें ताकि आप यूएसए स्टडी वीजा सिक्योर कर सको और वहां पे जाके अपनी लाइफ को बेटर कर सको। सबसे पहला स्टेप जो हर एक स्टूडेंट अचीव करता है फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दैट इज टू गेट F1 स्टडी वीजा। जब आपको F1 स्टडी वीजा मिल जाता है उसके बाद आपको ट्रेवल करना है, इमिग्रेशन क्लियर करना है, अपने यूनिवर्सिटी में जाके अपने कोर्स में एनरोल करना है और आपको अपना स्टडी स्टार्ट करना है। नॉर्मल अगर हम स्टडी की बात करूं तो इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि आपको बोलेंगे आपको 4 डेज क्लासेस लगानी है, 3 डेज क्लासेस लगानी है, 2 डेज क्लासेस लगानी है। मैं इस चीज की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज के जो भी नॉर्म्स हैं उनको कंप्लीटली फॉलो करना है ताकि हम सक्सेसफुली ग्रीन कार्ड को अचीव कर सके। यहाँ पे कुछ बहुत वीक यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कहीं भी बाउंड नहीं करती हैं कैंपस में रहने के लिए। वो यूनिवर्सिटी आपको कहीं भी बाउंड नहीं करती कि आपको इतने टाइम क्लासेस लगानी है, आपको इन पर्सन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लगानी है, आप ऑनलाइन क्लासेस में ही पूरा लगा सकते हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना है। अगर हमारा माइंडसेट ग्रीन कार्ड की तरफ है, अगर हमारा माइंडसेट वहां पे यूएसए में पक्के होने की तरफ है, तो उन चीजों को हमें जरूर ध्यान में रखना है। पहला स्टेप आता है, हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। हम अपने प्रोफेसर या कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करेंगे सीपीटी के लिए। सीपीटी स्टैंड्स फॉर करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बहुत सारी जॉब्स हमें कैंपस में अवेलेबल हो जाती हैं। जो भी आप जॉब कैंपस में करते हो, दोज जॉब्स कम्स अंडर सीपीटी। यहाँ पे एक आपको फाउंडेशन होता है कि आप एक वीक में 20 आवर्स तक काम कर सकते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वो आपको सैलरी पे करते हैं जिसमें आप अपना नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस को मीट कर पाएं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो भी हम सीपीटी ऑप्ट करें वो सीपीटी हमारा एक इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। उस सीपीटी में हम काफी कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीख सकें। हमारा फोकस उस सीपीटी के दौरान कहीं भी पैसा बनाना नहीं होना चाहिए कि मैं कोई भी जॉब कर लूं। आप थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेसर के साथ एज एन असिस्टेंटशिप के ऊपर जा सकते हैं, उसको भी हम सीपीटी बोलते हैं। आप किसी लाइब्रेरी वर्क में किसी लाइब्रेरियन के साथ रिसर्च में जुड़ सकते हैं, उसको भी हम सीपीटी ही बोलते हैं। इम्पोर्टेंटली हमें कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट जब भी हम यूएसए में जाते हैं तो थोड़ा प्रोएक्टिव रहना है ताकि हम सीपीटी के लिए अवेल कर सकें। ऐसा नहीं है कि अगर उस कैंपस में 10,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो 10,000 के 10,000 को सीपीटी मिलेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपके स्किल्स कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आपकी बॉन्डिंग प्रोफेसर या फिर कोऑर्डिनेटर के साथ कैसी है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के अंडर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ही सीपीटी ऑफर करते हैं। ऑन कैंपस जॉब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही दी जाती है ताकि वो आने वाले सेमेस्टर में भी एनरोल कर सके, उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस है स्टडी के वो थोड़े कम हो सके और अपना हैप्पीली वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। जो सीपीटी नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है व्हाइल वर्किंग विद सो मेनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी,
ये हमारा 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है। इफ आई टॉक अबाउट द बैचलर स्टूडेंट, जो मास्टर के स्टूडेंट है, कई बार 1 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर खत्म होने के बाद ही उनको सीपीटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनको जैसे उनका सेमेस्टर शुरू होता है 10, 20, 25 दिन या 1 मंथ के बाद ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर उनका ट्यूनिंग प्रोफेसर के साथ अच्छा है तो उनको वो सीपीटी के लिए अवेल करवा देते हैं। सो पहला स्टेप हमारा है, हमें सीपीटी ऑप्ट करना है। और सीपीटी हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा कोर्स चलेगा। सो नॉर्मली अगर आपने बैचलर स्टूडेंट्स हैं, आपके कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स है, तो आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों साल में आपको सीपीटी मिलेगा। आप रेगुलरली वहाँ पे काम करेंगे। आप मास्टर्स के लिए गए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ दें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर मतलब हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर और फुल ऑफ द सेकंड ईयर, अब 2 साल वहाँ पे सीपीटी पे रहेंगे। सो ये हमारा सीपीटी का काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब सीपीटी से हम आगे चलेंगे, देन हियर कम्स द ऑप्शन ऑफ ओपीटी। वेल दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब इसको ऑप्शनल क्यों बोला जाता है? इसलिए ऑप्शनल बोला जाता है कि जो आपने वहां पे स्टडी कंप्लीट करने गए हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, जहां तो वो अपने देश वापस आ जाइए, अपनी कंट्री में वापस आ जाइए और यहाँ पे आके कोई जॉब स्टार्ट करिए। जहाँ यूएस गवर्नमेंट एक आपको ऑप्शन देती है कि जो आपने थ्योरेटिकल लर्न किया है इन योर ड्यूरिंग योर बैचलर्स और ड्यूरिंग योर मास्टर्स, उस चीज की आप कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ले यहाँ से, ताकि जब आप अपने कंट्री वापस जाएं तो वहां पे जाके आप अपने करियर को एक और अच्छा बूस्ट दे सके। आपके पास हमारी कंट्री का कोई एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज ओपीटी इज अगेन अ वर्क एक्सपीरियंस। ड्यूरिंग ओपीटी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं आपके ऊपर वो सारे के सारे नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे जो लेबर लॉस के अंदर बाकी सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ताकि जब आप अपने कंट्री वापस आए तो यहाँ पे आके आपको जॉब अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सो ओपीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑप्शन है हमारे पास कि हम इस ऑप्शन को ऑप्ट करके वहां पे अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ओपीटी के लिए हमें ईएडी कार्ड लेना जरूरी होता है। अब एक चीज को समझिए, यहाँ पे ईएडी कार्ड, और जो ईएडी कार्ड हमारा होता है, ये ईएडी कार्ड हमें हमारी यूनिवर्सिटी देगी। आपको करना क्या होगा, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद ओपीटी के लिए अप्लाई करना है। आपको बताना है कि आपने यहाँ से क्या स्टडी किया, आप कौन से सेमेस्टर में है यहाँ पे, और आप आगे किस तरह की जॉब में जाना चाहते हैं। समटाइम्स जो अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, तो स्टूडेंट उन कैंपस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन डाल के वहाँ पे ओपीटी अपना स्टार्ट कर देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टाइम है, हमें किस टाइम पे ये ओपीटी स्टार्ट करना है। ये रिकमेंडेड होता है कि आपके कोर्स के खत्म होने से 2 या 3 मंथ्स पहले आपको इस ओपीटी के लिए अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर एक बार आपका कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी से डिग्री अवार्ड हो जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको लुक आफ्टर करे या ना करे, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो जो भी आपको ओपीटी के लिए अप्लाई करना है, विद योर ऑफर लेटर, विद योर डिजायर्ड डिग्री, जो आपने वहां पे स्किल्स लर्न की हैं, उन स्किल्स के ऊपर जो आपने सीपीटी में सीखा है और आपने क्या सीपीटी किया। बिकॉज यहाँ पे जो ओपीटी आपको मिलेगा वो कॉम्बिनेशन रहेगा आपकी स्टडीज का, उसके अलावा आपके प्रोफेसर के रिकमेंडेशन का, उसके बाद आपने सीपीटी के अंदर क्या स्किल्स लर्न किए हैं, सीपीटी में आपने कितना एक्सपीरियंस गेन किया, इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको एक ओपीटी में पार्टिसिपेशन मिलेगा। अगर मैं ये बोलूं आपको कि ओपीटी का मतलब सीधा है कि आप किसी एम्प्लॉयर को अप्लाई कर रहे हैं एज एन एप्लीकेंट कि मैं आपके पास जॉब करना चाहता हूं। अब कोई भी कंपनी जब आपको हायर करेगी जॉब के लिए, ओपीटी के लिए, तो उस टाइम पे वो आपके स्किल्स को 100% जज करेगी, क्या आप काबिल हैं हमारे पास जॉब करने के लिए, क्या आपके पास वो स्किल या नॉलेज है। तो वो स्किल और नॉलेज आपको ड्यूरिंग योर बैचलर्स, ड्यूरिंग योर मास्टर्स डेवलप करने हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे और रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अपनी बैचलर्स कर रहे हैं यूएसए में या मास्टर्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी बहुत एक्टिव रहे इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑनलाइन। बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंटेंट लिखने का काम होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिशंस होती हैं, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम होता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, बिकॉज जब आपका फाइनल ओपीटी आएगा तो वहाँ पे आप इन सभी चीज़ों का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एक और रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, आप किसी न किसी रिसर्च वर्क में अपने आप को जरूर इन्वॉल्व करें। एंड वो रिसर्च वर्क अगर आपने किसी प्रोफेसर के साथ किया है तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपका ओपीटी, H1B वीजा और कहीं ना कहीं ग्रीन कार्ड में भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। सो ये था हमारा ओपीटी का। अब ओपीटी में एक चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है।
सो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट स्टेम प्रोग्राम में जा रहे हैं उनको 3 इयर्स का ओपीटी मिलता है। एज पर लॉ ओपीटी का ड्यूरेशन होता है 1 ईयर, चाहे वो स्टूडेंट स्टेम में है जहां वो नॉन स्टेम में है। नॉन स्टेम वाले स्टूडेंट को 1 साल की ओपीटी के बाद रिटर्न का रास्ता देखना हो सकता है, उसको वापस आना पड़ सकता है बिकॉज उसके पास एक्सटेंशन नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम स्टेम में लाई करता है तो आप 1 साल की ओपीटी कंप्लीट करने के बाद 2 साल की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मेरा स्टेम प्रोग्राम है, अभी मुझे और भी काफी कुछ यहाँ पे लर्न करना है, मुझे प्रैक्टिकली और भी बहुत कुछ सीखना है, मेरा एम्प्लॉयर चाहता है कि आप और भी चीजें यहाँ पे सीखें। सो एम्प्लॉयर हमेशा चाहेगा कि आप लंबे टाइम के लिए उनके पास स्टे करें बिकॉज उन्होंने आपको हायर किया है। हायर करने के बाद आपको उन्होंने अपने स्किल्स लर्न कराए हैं, उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, आप उनके एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन चुके हैं उनकी कंपनी में, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे। सो अगर आपका प्रोग्राम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, नॉर्मली इसमें कंप्यूटर्स वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, स्टैट्स वाले, फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे एनालिटिक्स वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे बायोलॉजी के प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम, बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम, इवन नर्सिंग के प्रोग्राम। तो ये आपको स्टेम का एग्जैक्ट जो डेटा है, बिकॉज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप ओपीटी 1 साल का मिल रहा है तो आपके ग्रीन कार्ड के चांसेस की कंपैरिजन जो हमारा 3 इयर्स का ओपीटी, यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका यूएसए में स्टे टाइम ऑफिशियली इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम केयरफुल रह सकते हैं थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कोर्स कि हाँ अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में जाना है तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो, क्या ये प्रोग्राम स्टेम है कि नहीं, अब हमसे पूछ सकते हो सो दैट वी कैन गाइड अकॉर्डिंगली कि हाँ यू आर गोइंग फॉर एग्जैक्टली अ स्टेम प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमें ओपीटी मिल जाता है 1 ईयर या 3 इयर्स। अब इसके बाद स्टार्ट होता है H1B वीजा का गेम। अब H1B वीजा जो यूएस गवर्नमेंट ने बनाया वो हमारे पास है वर्क वीजा। सो ओपीटी या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में है, इसके बाद का रास्ता खुलता है H1B वीजा। अब ये रास्ता खुलता कैसे है? नॉर्मली जो अगर मैं डेट्स की बात करूं तो 1 मार्च से लेके 20 मार्च एवरी ईयर H1B वीजा का एक लॉटरी निकलता है जिसको काफी लोग सिली लॉटरी भी बोलते हैं। अब उस सिली लॉटरी में होता क्या है, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है H1B वीजा में कि ये बंदा मेरे पास ओपीटी में काम कर रहा है और इस बंदे को मैं चाहता हूं मेरे पास वर्क वीजा पे काम करे। आप उस एम्प्लॉयर के एक इम्पॉर्टेंट, एक वैल्यूएबल एसेट है, वो नहीं चाहता कि आप उनका काम छोड़ के जाओ क्योंकि आपका ओपीटी खत्म हो रहा है। आपको रिक्वेस्ट करना है अपने एम्प्लॉयर को कि हाँ सर, आई वुड लाइक टू वर्क मोर ईयर्स विद यू and I would request you to kindly submit my application to H1B visa pool। इसको हम पूल का नाम भी देते हैं। अब इसमें मैंने एक टर्म यूज किया सिली। अब इसमें सिली का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं डेटा शेयर करूंगा। अगर 1 साल में यहाँ पे H1B वीजा में 1 लाख के करीब एप्लीकेशन सबमिट होती हैं तो उसमें रैंडमली कोई डेटा नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है, ना कोई प्रोफाइल को ध्यान में दिया जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट का प्रोफाइल अच्छा है तो इसके चांसेस ज़्यादा अच्छे, तो इसको हम H1B अप्रूव करते हैं। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो इसको H1B वर्क वीज़ा मिलना चाहिए। इसके एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, टॉप की कंपनी है, तब इसको H1B मिलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एम्प्लॉयर को आपके नाम से एप्लीकेशन डालनी है, हज़ारों लाखों एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी, उसमें से 30 to 50% के करीब एप्लीकेशन रैंडमली पिक की जाएंगी विदाउट मेकिंग एनी मेथड। मतलब एक लॉटरी समझ लो कि आपने 500 रुपए की लॉटरी डाली, दिवाली बम्पर है, आपका निकल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो ऐसे में कुछ लक्की स्टूडेंट्स, कुछ क्या अराउंड 40 to 50% लक्की स्टूडेंट का नाम वहां पे निकल आता है H1B वीजा में। So, जैसे आपका H1B वीजा की लॉटरी में नाम निकलता है तो फिर आप वहां पे 3 इयर्स तक, 3 साल तक वर्क वीजा के ऊपर इजीली स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेम कहाँ क्या रोल प्ले करता है? तो जितने भी स्टूडेंट्स स्टेम में जाएंगे उनको 3 इयर्स का ओपीटी मिलेगा। मतलब उस पूल में एप्लीकेशन जो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे डालेगा, उस एप्लीकेशन को कंसेक्टिवली 3 इयर्स के लिए डाल सकता है। नॉर्मल स्टूडेंट को एक ही चांस मिलता है वहां पे H1B वीजा की लॉटरी में पार्टिसिपेट करने का। स्टेम वाले कोर्स वाले स्टूडेंट को 3 चांसेस मिलते हैं, वो 3 बार ट्राई कर सकता है अपने एम्प्लॉयर के थ्रू उस एप्लीकेशन को डाल के और उस लॉटरी में अपनी किस्मत को आजमाने का। सो बहुत ब्रिलियंट चांसेस होते हैं, मतलब 99% स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को क्रैक कर लेते हैं 3 बार में अगर उनको 3 चांसेस मिलते हैं।
सो इसके बाद हमारा H1B वीजा स्टार्ट हो जाता है। जब आप एक यूएसए में वर्क वीजा के ऊपर रहते हैं, आप अपना काम जितना मर्जी करना चाहें, जो उनके ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल सार्स जैसा आपका अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में आप जाके अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग H1B वीजा अब हमें अप्लाई करना है ग्रीन कार्ड के लिए। ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा पैसा भी इन्वॉल्व होता है, आपको उनको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। अब इसमें अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, सो H1B वीजा के बाद अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, तो आपको ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना होता है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को। सो इसमें अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं जिसमें आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर इसमें कैटेगरीज देखूं तो इट इज EB1 टू EB5। सो ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइक करते हैं। कुछ इसमें कैटेगरी में स्टूडेंट नर्सिंग वाले रहेंगे, कुछ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, कुछ इसमें बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहेंगे, कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट वीजा वाले भी रहेंगे। जैसे हमारा EB5 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 1 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट यूएस में करते हैं। सो अगर मैं बहुत फेमस कैटेगरीज की बात करूं, जिस कैटेगरी में एज अ H1B वीजा होल्डर अप्लाई कर सकता है, दैट इज फ्रॉम EB2 एंड EB3। ये नॉर्मल कैटेगरीज हैं। यहाँ पे नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर, उनकी OPT के ऊपर, उनकी CPT के ऊपर और उनकी वी कैन से उनके पॉइंट्स के ऊपर कि वो उस ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाए। नॉर्मल जो EB1 कैटेगरी हमारे पास रहती है, ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की रहती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे सुंदर पिचाई हैं, इन्होंने अप्लाई किया था EB1 कैटेगरी के लिए। प्रियंका चोपड़ा है, इन्होंने अप्लाई किया था EB1 कैटेगरी के लिए। सो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है। हमारा रिकमेंडेशन नहीं कि आप इस क्लास में अप्लाई करें, आप EB2 और EB3 में अपना सबमिशन करें। पिटीशन का टाइम लगेगा 4 to 5 मंथ्स का। उसके बाद आपको इसका सबमिशन आएगा, अप्रूवल आएगा, फिर आप आगे प्रोसेस में चलेंगे ताकि आपको ग्रीन कार्ड स्मूथली मिल सके। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कितना टेन्योर लगता है ग्रीन कार्ड लेने में। ग्रीन कार्ड लेने का जो टोटल टेन्योर रहता है, अगर कोई मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं और उनका रिसर्च प्रोग्राम है या फिर साथ में कहीं ना कहीं वो रिसर्च वर्क में स्टेम प्रोग्राम भी साथ में इंक्लूडेड है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम रहता है दैट इज फ्रॉम 4 to 5 years, या मैक्स टू मैक्स इट में लीड अप टू 6 years। और जो बैचलर्स करने स्टूडेंट जा रहे हैं, इनका टाइम 7 to 8 years रहता है वहां पे ग्रीन कार्ड लेने का, प्रोवाइडेड आप गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, यूनिवर्सिटी के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे कैंडिडेट, एक अच्छे सिटीजन तो नहीं बोलूंगा बिकॉज सिटीजनशिप अभी वहां मिली नहीं है, एक अच्छे कैंडिडेट की तरह अगर वहां पे आप बिहेव करेंगे, हर एक चीज को फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट है उसको रिटर्न करना पड़ेगा यूएसए से विदाउट गेटिंग अ ग्रीन कार्ड। सो यही था आज की वीडियो में। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आप चाहते हैं स्टडी वीज़ा की कोई भी गाइडेंस, टूरिस्ट वीज़ा की कोई भी गाइडेंस, तो IBT तक एक बार जरूर पहुंचे, हमारे नंबर पे कॉल करें। वी आर हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू।